नमस्कार, मैं रमेश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो जेपीएससी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, जो जेपीएससी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आए हुए। ठीक, उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप जानते होंगे कि जेपीएससी में दो नेचर का क्वेश्चन आता है। उसमें एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन और दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रकार का क्वेश्चन। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 आपको करने होते हैं, जिसमें से हम 4 के 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कोई कटौती उस लेवल पे नहीं की जाएगी, क्योंकि ये कोचिंग क्लास है, हम आपको मैटर दे रहे हैं और हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई इसमें से 2 क्वेश्चन अगर आप लिखे होते तो इस रूप में इसको लिखा जाना चाहिए था। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक अच्छा सा किस दिशा में लिखा जाना चाहिए उसको देखते हुए व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 40 अंक के होते हैं। 40 अंक के हैं तो स्वाभाविक बात है कि 40 अंक के होने का मतलब है, कब पेन लो यार, यहां से जो 40 अंक के होंगे, तो पहले तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 40 अंक है तो आप 150 से 200 शब्द लिख कर मुक्त नहीं हो पाएंगे, ना ही आपको नंबर मिलने जा रहा है। तो हर राज्य का एग्जाम का पैटर्न अलग है और झारखंड का अलग है। 40 अंक का है, इसका मतलब है कि मिनिमम आपको 500 शब्द लिखना चाहिए। कितना लिखा जाना चाहिए? 500 शब्द कम से कम हो। 400 में तो कोई दाग ही नहीं है, लेकिन 500 शब्द में लिखेंगे तब जाकर आपको बढ़िया नंबर मिलेगा और इस 40 अंक के साथ आप न्याय कर पाएंगे। और जो बच्चा अच्छा लिखता है, बढ़िया से लिखता है, टू द पॉइंट सीक्वेंस में लिखता है, इसकी गारंटी है कि इस 40 में से वह 30 प्लस नंबर उठाता है। 32, 33, 35 तक लोग नंबर उठा लेते हैं। तो मैं आज हिस्ट्री सेक्शन का डिस्कशन करूंगा। आप लोग से मैं पुराना परिचित हूं, जोहार एडू कैंपस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग जानते ही हैं हमें। तो आज से हम लोग जो भी पिछले साल के क्वेश्चन बैंक है पहले उसको डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद से हम अन्य क्लास की तरफ चलेंगे, चाहे वो लाइव होगा चाहे वो रिकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो इस तरह से आइए पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि स्पष्ट रूप से जो चोल शासन प्रणाली है, उस चोल शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो है स्थानीय स्वायत्तता का शासन, स्थानीय शासन प्रणाली। उसी के विषय में पूछ रहा है। आपको जो केंद्र बिंदु है आपका वो है स्थानीय शासन प्रणाली। लेकिन अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझना, अब इंडिविजुअल इस क्वेश्चन को देखते हैं। पेज निकालो यार, पेज कैसे निकलेगा रमेश? उमेश, हम्म, नो, ठीक। तो क्वेश्चन आप देख लिए होंगे कि स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं।
यही सवाल आया हुआ है। पहले हम इसी का डिस्कशन करते हैं कि स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चोल काल के, इसका है चोल काल के, ठीक है। तो चोल का जो शासन प्रणाली है उसका मुख्य विशेषता स्थानीय शासन प्रणाली में ही दिखी जाती है। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल है कि 40 अंक में है, 400-500 शब्द में लिखना है, तो हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को देखना चाहिए, ये सबसे पहले हम देखे हैं। तो चोल शासकों के स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में पहले हम देखेंगे। तो पहले मैं, आप जानते हैं कि हम फॉर्मेटिंग से पढ़ाते हैं और हिस्ट्री को तैयार करने के लिए एक यूनिक तरीका है फॉर्मेटिंग। अगर आपके पास फॉर्मेटिंग नहीं है तो निश्चित रूप से आप अंतिम समय में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जोहार एडू कैंपस पर जो भी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वो बाय फॉर्मेटिंग होगा कि आपको तुरंत तैयार हो जाए, तो उसी क्लास में तैयार हो जाए और अंतिम समय में उस फॉर्मेटिंग के माध्यम से 2 घंटा में आप अपना सिलेबस रिवीजन कर ले जाएंगे। तो ये दोनों बातें होती हैं और दोनों बातें होनी भी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा यार ये। अब इसका फॉर्मेटिंग पहले लेते हैं। तो पहले हम एक पृष्ठभूमि देखें। अब इसको कैसे करेंगे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एक इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। फिर देखेंगे इस क्वेश्चन में इसका डिमांड है कि जानकारी के स्रोत, ठीक है। समितियां, इधर उधर बढ़ेगा नहीं रमेश, पेज पेज नहीं, नहीं नेक्स्ट नहीं, ये कहीं पेज में चाहिए ना। क्या करो यार, बढ़ जाए। इतने पहलू के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। अब ये क्वेश्चन आया है चोल स्थानीय शासन प्रणाली। अब इस चोल स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे करेंगे और कहां पर ले जाकर इसका एंड करेंगे, इतने पहलू को हमें देखना है। अब इतने पहलू को जब आप पूरी तरीके से लिखेंगे तब जाकर आपको 40 में 35 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने जा रहा है। और इस फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना है कि इसको इकट्ठा एक जगह हर चैप्टर के फॉर्मेटिंग को कर लेना है। जब इकट्ठा कर लेंगे तो परीक्षा के अंतिम समय में 2 घंटा में पूरे हिस्ट्री को आप रिवीजन कर ले जाएंगे और एक सीक्वेंस में लिखेंगे और सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, आपका बढ़िया सा अभिव्यक्ति हो जाएगी।
नहीं तो बच्चे जिनके पास फॉर्मेटिंग नहीं होता है वो करते क्या है, पृष्ठभूमि लिख देते हैं, फिर समिति लिख देते हैं, फिर योग्यता अयोग्यता लिख देते हैं, माने विखंडित अवस्था में उनका मैटर होता है। और इस विखंडन के दौर में उनको नंबर नहीं मिलता, फिर 15-40 में 15 नंबर मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा, और कहते हैं कि मेरा नंबर नहीं उठा। तो पूरा खेल अभिव्यक्त करने के ऊपर है, राइटिंग स्किल के ऊपर है। और जैसा मैं बोल रहा हूं कि स्किल है, तो स्किल का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि उस स्किल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस स्किल में इनरिचमेंट कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेटरमेंट की अवस्था में कैसे ले जाया जाए, और उसके लिए जरूरी है ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल। तो हम इसी स्टाइल से इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि। बिना पृष्ठभूमि के आप 500 शब्द तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो पृष्ठभूमि को थोड़ा देखा जाता है। अब जानते हैं चोल प्रशासन भारत के, दक्षिण भारत के इतिहास में एक गौरवशाली महत्व रखता है। अब एक एक करके पॉइंट का हम व्याख्या करते चले जाएंगे, एक एक पॉइंट को थोड़ा। अच्छा देखिए, 400 शब्द आसानी से पूरा हो जाएगा अगर 50-50 शब्द में भी इन पहलुओं का व्याख्या आप कर देते हैं। जहां जरूरत है वहां 100 शब्द में कर दिए, जिसे यहां पे होगा, तो आपका बहुत आसानी से 400-500 शब्द हो जाएगा, और सीक्वेंस में हो जाएगा, और एक भी मैटर नहीं छूटेगा। तो पहले हम एक पृष्ठभूमि देखते हैं चोल प्रशासन की। ठीक है, पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये बढ़ेगा नहीं यार, पेज ही बढ़ाना होगा। पृष्ठभूमि, तो अब जानते हैं कि चोल प्रशासन दक्षिण भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक गौरवशाली स्थान रखता है। चोल इतिहास हमारे गौरव परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ये वही चोल है जिसका अभी बड़ा हाल फिलहाल में चर्चा भी हुआ था। तो इस तरह से चोल प्रशासन राजतंत्र का उदाहरण था। प्राचीन काल के जो भी शासन प्रशासन थे यहाँ पे, वो राजतंत्रात्मक था। तो चोल प्रशासन के केंद्र में भी राजा हुआ करता था। कौन था? राजा। राजा हुआ करता था। अब यहां समझिए राजा की क्या शक्ति है। तो सिंपल तरीका से लिखना है कि प्राचीन काल में हर राज्य के लिए यह लागू होता है। ये फार्मूला है, याद कर लेना कि राजा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यानी हर एक प्रकार के शक्तियों का अंतिम स्रोत होता था। राजा के अधीन सारी शक्तियां होती थी। फिर भी राजा अपने सलाह के लिए, अपने शासन प्रशासन में दक्षता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्री परिषद और पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। चोल काल में पदाधिकारियों के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, पेरुंदम और सिरुंदम। तो राजा के मदद करने के लिए दो प्रकार के अधिकारी थे। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन? पेरुंदम और दूसरा सिरुंदम। ये दो प्रकार के पदाधिकारी होते थे। पेरुंदम जो होता था वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, उच्च पदाधिकारी होता था। ये उच्च पदाधिकारी था। इसके तुलना में ये निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे। इसके तुलना में ये निम्न श्रेणी के पदाधिकारी। ठीक, तो इस तरह से चोल प्रशासन में केंद्र में राजा था। राजा के मदद करने के लिए दो श्रेणी के पदाधिकारी थे, पेरुंदम और सिरुंदम। राजा के पास एक मंत्री परिषद भी होता था जिसमें उसके पुरोहित के साथ साथ युवराज इत्यादि लोग उसमें शामिल होते थे। ठीक, अब केंद्र में पदाधिकारी था। चोल साम्राज्य का जो राज्य था उसके विषय में एक इतिहासकार है बर्टेनस्टीन। बर्टेनस्टीन, ये जरूर लिखना है आपको। बर्टेनस्टीन लिखते हैं कि चोल राज्य जो था वहीं से ये निकला है स्थानीय स्वशासन का मुद्दा। खंडित राज्य का उदाहरण है। बस एक लाइन में आपको लिखना है, उसकी गहराई में बहुत नहीं जाना है, एग्जामिनर चाहता भी नहीं है, लेकिन आप उस
पहलू को टच कर रहे हैं कि नहीं, ये जरूर जानना चाहता है। तो यहां पे खंडित राज्य की अवधारणा देता है। उसका ये कहना है बर्टेनस्टीन का कि चोल राज्य जो था उस पर खंडित राज्य के जैसा शासन प्रणाली था। यानी खंडित राज्य का मतलब ये हुआ कि केंद्र के ऊपर या ऊपरी स्तर पर शासन प्रशासन के केंद्र का राजा का प्रत्यक्ष एवं मजबूत पकड़ होता था और निचले स्तर पर उसका पकड़ न के बराबर था। यही कारण है कि चोल साम्राज्य निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपने मजबूरी में वह स्वायत्तता को, ग्राम प्रशासन को जन्म दिया था, ऐसा वह कहते हैं। ये बर्टेनस्टीन, इसको डालना जरूरी है, खंडित राज्य की अवधारणा देता है। ठीक, इस तरह से अब आप देंगे, बताएंगे, जब राज्य बता देंगे, राजा की स्थिति बता देंगे, तब आप बताएंगे कि चोल काल में जो राजा थे वो अपने सुविधा के लिए केंद्र को प्रांतों में विभाजित किए थे। ये बढ़ेगा नहीं यार, ऐसे ऊपर नीचे बहुत छोटा हो जा रहा है यार। केंद्र को प्रांत में विभाजित किए थे, जिसको मंडलम कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? मंडलम। और मंडलम का विभाजन बलनाडु या कोट्टम में किया गया था। मंडलम का विभाजन किसमें किया गया था? बलनाडु या कोट्टम में किया गया था। बलनाडु का विभाजन नाडु में किया गया था। ये जिला स्तर का होता है, ये आज के समय में जिला है। बलनाडु क्या है? आज के हिसाब से कमिश्नरी कह सकते हैं, और मंडलम तो प्रांत है। तो इस तरह से मंडलम, मंडलम का बलनाडु, नाडु, और सबसे नीचे जो था प्रशासन की इकाई वह कुर्रम थी। प्रशासन की सबसे निचली इकाई कुर्रम थी, और इसी कुर्रम में ग्राम सभा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ग्राम सभा। इसी कुर्रम में ग्राम सभा हुआ करता था, और इसी ग्राम सभा में दो प्रकार के सभाएं हुआ करती थी, और वही सभा उर और ग्राम के नाम से जानी जाती है। इसमें दो प्रकार की होती थी, उर और ग्राम सभा। ये दो प्रकार की होती, ठीक, उर और सभा, ग्राम सभा, ये दो प्रकार की होती, जिनका शासन स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता के साथ संचालित होता था। और यही सवाल पूछा गया है। आप वहां से चलेंगे एक पैराग्राफ में और यहां पर पहुंचेंगे, तब आपका प्रशासन सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ेगा। अब हम आते हैं ग्राम सभा कुर्रम, इसका प्रशासन कैसे चलता था, इसी की विशेषता पूछ रहा है। फोकस यही है, ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन की विशेषता। अब हम आते हैं ग्राम सभा। तो सबसे पहले याद करिए हम लोग क्या देखे थे। ये पहला पेज है जो पुनः आपको मैं दिखा दे रहा हूं। पहले हम पृष्ठभूमि था तो पृष्ठभूमि को देख लिए, डिटेल में देख लिए, अच्छा से देख लिए। अब हम देखते हैं जानकारी के स्रोत, और फिर देखेंगे इसके कार्य आगे कैसे हुए, फिर समितियां गठित हुई, समितियों सदस्यों की योग्यता अयोग्यता, उसके कार्य, उसका विश्लेषण। तो पहले हम देखते हैं जानकारी के स्रोत। ठीक, तो जानकारी के स्रोत में जानकारी के स्रोत, तो चोलों का जो ग्राम सभा है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, उसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से
प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। ये आपको बताना जरूरी है। चोल शासक प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें जानकारी, प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्राम सभा के विषय में या स्थानीय शासन प्रशासन के विषय में हमें जानकारी। अब इसी से हमें पता चलता है कि दो प्रकार के ग्राम में सभाएं थी। गांव दो प्रकार थे, उर और सभा। उर जो था वह साधारण लोगों का ग्राम था। उर साधारण लोगों का ग्राम था, और सभा जो था वह ब्राह्मणों की गांव हुआ करती या ब्राह्मणों की सभा हुआ करती। ये अब प्रश्न यही है अगला कि इसकी जानकारी कैसे मिलती है। ये तो हमें जानकारी होगी, लेकिन कैसे शासन चलता था और क्या विशेषता है। तो पहली बात यहीं पर विशेषता मैं हिंट कर दूं, जो शायद आपको किताबों में भी नहीं लिखा है या मैक्सिमम टीचर इस पर फोकस नहीं कर, जो बर्टेनस्टीन का स्टेटमेंट है वहां से ये रिलेटेड। समस्या यही है कि आपको की पॉइंट पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता यही है कि ग्राम स्तर पे जो शासन होता था वहां पर चोल शासकों का केंद्र का मिनिमम हस्तक्षेप होता था। चोल शासक यहां पर एक प्रत्यक्ष नियंत्रण करने वाले अथॉरिटी के रूप में न होकर वे यहां पर एक सहायक की भूमिका में थे। किसकी भूमिका में थे? सहायक की भूमिका में थे। इसीलिए कभी कभी इतिहासकार इसको स्वायत्त शासन व्यवस्था कहते हैं। यही विशेषता पूछी जाती है। और यहां पर स्थानीय लोगों के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्तर का प्रशासन संचालित किया जाता था, जिसमें शासक हमेशा एक सहायक की भूमिका होते थे। जहां पर भी किसी भी प्रकार की समस्या होती थी, सहायक और शासक और उसकी मिशनरीज हमेशा सहायक की भूमिका में होती। समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर था, होता है ना। अब इसको मजबूरी मत समझिएगा। वो जैसे एक शायर ने कहा है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन एक शासन का नया पैटर्न दिया जाना यहाँ पर चोलों के प्रशासन की विशेषता। अब यहाँ पर चोल के स्थानीय शासन की हमें जानकारी मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि कैसे चलता था, तो समितियों के माध्यम से चलता था। किसके माध्यम से चलता था? समितियों के माध्यम। समिति को तमिल भाषा में वारियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारियम। विभिन्न प्रकार के गांव के स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर समितियों का गठन किया जाता था, और यही वारियम यहां पर अपने अपने कार्यों का संचालन करती। अब इसी में हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है वारियम में। तो विभिन्न प्रकार के वारियम है। अरे यार, विभिन्न प्रकार के वारियम। वारियम यानी समितियां, इन्हीं समितियों के माध्यम से चलता था, जिसमें है एक तुट्ट वारियम। तुट्ट वारियम, ये एक महत्वपूर्ण समिति जो उद्यान समिति थी। 4-5 उदाहरण मैं दे रहा हूं। जो उद्यान समिति, ये तुट्ट वारियम, इसका काम क्या था? गार्डन, उद्यान से संबंधित जो भी कार्य थे उसको देखरेख करना, उसका संचालन करना। ठीक है। दूसरा है पुण्य वारियम।
पुन्नवारियम। पुन्नवारियम यानी कि स्वर्ण समिति। कभी कभी इसको मुद्रा के रूप में भी लिया जाता है, मुद्रा समिति भी ये हुआ करती थी। एरिवारियम, तालाब समिति। एरिवारियम, तालाब समिति। ठीक, इसी प्रकार से कई अन्य भी, उदासीन वारियम, सन्यासी समिति। उदासीन वारियम, सन्यासी समिति। ये सब समितियां हैं, दो चार आपको उदाहरण देना है, आपको पूरा समिति नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो दो चार समितियों का उदाहरण देना है। इस तरह से 10-12 समितियां बनती थी और इन्हीं के माध्यम से गांव के स्तर पर जो भी शासन प्रशासन का कार्य था वो संचालित किया जाता था। गांव के स्तर पर जितने भी प्रशासन के विषय थे उन समितियों में विभाजित कर दिया जाता था और उसको देखा जाता था। अब यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है कि ये समिति का संचालन कौन करता था। सवाल ये नहीं है कि किसने चलाया पत्थर, सवाल ये है कि हाथ में ही क्यों आया पत्थर। सवाल ये नहीं महत्वपूर्ण है कि समिति गठित कर दिया गया, सवाल ये है कि समिति का गठन करने का कॉन्सेप्ट और समिति को संचालित करने वाले लोग कौन थे, क्या वो योग्य थे, अयोग्य थे, कैसे लोग थे। इसी आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। तो इन समिति के लिए संचालन करने के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता था, उन्हीं को देखना है। चयन कैसे होता था, तो इनका चयन एक प्रकार से निर्वाचन कहा जाता है, निर्वाचन पद्धति से होता था। ये निर्वाचन पद्धति लॉटरी सिस्टम पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? लॉटरी सिस्टम। निर्वाचन प्रणाली किस पे आधारित थी? लॉटरी सिस्टम पर आधारित। अब ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या सभी लोग इसमें सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते थे? ये ऐसा संभव नहीं है। इसके निर्वाचित होने के लिए एज क्वालिफिकेशन था। पहला क्वालिफिकेशन यह था कि 35 से 70 वर्ष के बीच आपकी आयु होना चाहिए। आपकी आयु होनी चाहिए, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट था 35 वर्ष एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट था 70 आयु का क्वालिफिकेशन। आपके पास 1.5 एकड़ जमीन होना चाहिए, उसे बेली में लिखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका नेशनल लैंग्वेज का लिख दे रहा हूँ। 1.5 एकड़ जमीन आपके पास होना चाहिए। ठीक, आपको वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हों, ये भी अनिवार्य विषय था। ठीक है, ये यहाँ पे अनिवार्य था कि आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आपको चरित्र से अपराधी नहीं होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर था। तो कुछ क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला व्यक्ति ही इस समिति का सदस्य निर्वाचित हो सकता था। अब लॉटरी सिस्टम कैसे? जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता था उसके नाम को लेकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता था। इस तरह से सैकड़ों लोगों का नाम इस बॉक्स में पड़ जाता था। वहाँ से वहाँ पर एक अबोध बालक को
उठाकर लाया जाता था और वो उसमें से बॉक्स में से जिनका नाम का लॉटरी वो पर्ची निकाल देता था वो व्यक्ति चयनित मान लिया जाता था। इस तरह से ये यहाँ पर प्रोसेस था। ये चयन का और योग्यता का बात हुआ। अब है कि क्या ये हो गए तो अयोग्य नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्या है? तो निश्चित रूप से योग्यता के साथ अयोग्यता का भी क्राइटेरिया था। आप देखे होंगे फॉर्मेटिंग में अयोग्यता का भी है। तो अयोग्यता क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति हिसाब किताब देने में गड़बड़ कर देता है, घोटाला कर देता है, सिंपल भाषा में कहें तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, वह निश्चित रूप से अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वह व्यभिचारी हो जाता है, अपराधी हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, चोरी के अपराध में दंडित हो जाता है, तो इन सब कारणों से उसे उस समिति से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से ये अयोग्यता के क्राइटेरिया थे। यानी कि किसी भी प्रकार से आप करप्शन नहीं कर सकते थे इसमें रहते। तो ये था चयन का प्रक्रिया। लॉटरी के थ्रू योग्यता निर्धारित करने वाले लोग और अयोग्य लोग भी अगर अयोग्यता के कुछ कार्य करते थे तो उन्हें इस समिति से निकाल बाहर कर दिया जाता था। ठीक, अब है कि समिति के कार्य क्या थे। कार्य जरा देख लिया। ठीक, तो जहां तक कार्य का सवाल है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मैक्सिमम भारत के लोग एक गांव सभा से ग्राम से जुड़े। गांव में जो भी कार्य होता है ग्राम पंचायत का, वो सारे कार्य यहां पर भी चोल प्रशासन में भी ये समितियों के माध्यम से किया जाता था। जैसे सिंपल सा मैं बता रहा हूं, गांव सभा के द्वारा भूमि कर एकत्रित की जाती थी। स्वाभाविक बात है, पहला यही होगा, उस समय टैक्स वसूल करने का कार्य इन्हीं लोगों का होगा। तो टैक्स वसूल करने का, भूमि कर एकत्रित करने का कार्य इन्हीं लोगों का होता था। सड़क निर्माण का कार्य होता था। गांव के तालाबों की देख रेख रख रखाव का जिम्मेदारी इनकी होती थी। विभिन्न प्रकार के चुंगियों को लगाने और उसको वसूलने का अधिकार इन्हीं का होता था। चुंगियों को लगाने और वसूलने का अधिकार इन्हीं का होता था। इसके साथ साथ सड़क निर्माण, पथ निर्माण, पाठशाला, औषधालय, जरा पानी देना, इत्यादि के देख रेख करना, उसका निर्माण करवाना, ये सब कार्य इन्हीं का होता था। समितियों के माध्यम से ही ये सारे कार्य किए जाते थे। ठीक, यहां तक कि कभी कभी अपने गांव के स्तर पर लड़ाई झगड़े का पंचायत करके उसका निपटारा करवाना, मुकदमों की सुनवाई करना, दंड लगाना, दंड देना इत्यादि कार्य भी करते थे। तो गांव के स्तर पर जितने भी ये कार्य हो सकते हैं वो सारे कार्य इन समिति के द्वारा किए जाते थे। इसमें रटने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तो इतनी बातें आपको लिखना है सीक्वेंस। अब फिर ना फॉर्मेटिंग एक बार आपको याद दिला दूं। हम लोग योग्यता देख लिए, अयोग्यता देख लिए, कार्य देख लिए। अब यहां पर एक विश्लेषण का विषय है। विशेषताएं पूछ रहा है, लेकिन विशेषताओं के साथ हम इस क्वेश्चन में विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण ये करेंगे कि क्या कहा जाता है कि स्थानीय शासन प्रणाली स्वायत्तता के साथ आधुनिक पंचायत व्यवस्था जनतांत्रिक व्यवस्था के समान थी। तो क्या सच में यह आधुनिक, इसको आपको एक पैराग्राफ में अलग से 50 से 60 शब्द में व्याख्या करना होगा कि कुछ इतिहासकार इसको आधुनिक लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था के समान मानते हैं, लेकिन यह मानना एक प्रश्नवाचक लाइन के अंतर्गत आता है, वो आपको जानना पड़ेगा।
उसी में आपको बताना होगा कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में एक बहुत ही अच्छा पहल था स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की, जहां पे शासक स्थानीय तत्वों के माध्यम से स्थानीय शासन प्रशासन को संचालित करता था, स्थानीय तत्वों को महत्व दिया जाता था और इस तरह से स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों का जुड़ाव शासन प्रशासन से हुआ और अच्छा से संचालित किया गया शासन प्रशासन। लेकिन इसको हम आधुनिक जनतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत क्यों नहीं देख सकते? तो सबसे बड़ा बात तो यह है कि आधुनिक शासन प्रणाली एक आधुनिक कॉन्सेप्ट, लोकतंत्र आधुनिक कॉन्सेप्ट उस समय नहीं। आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं को स्थान है। यहां पर आप योग्यता में देखे होंगे महिलाओं को स्थान नहीं है, महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, ये छूट गया था, समझ लीजिए, लिख लेना कि इसमें केवल और केवल पुरुष ही समिति के सदस्य हो सकते थे, महिलाएं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जमीन का यानी कि आर्थिक क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक क्वालिफिकेशन, आर्थिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं होता है, होता ही नहीं है, लेकिन यहां पर था, इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा। समाज की आधा जनसंख्या महिलाओं का है, महिलाओं की सहभागिता इसमें नहीं के बराबर है, ये भी नहीं है। और लॉटरी सिस्टम से चुनाव हो रहे हैं, न ईवीएम है न बैलेट पेपर है। इस तरह से हम इसको आधुनिक जनतांत्रिक प्रणाली तो नहीं कह सकते, लेकिन समय के हिसाब से देखा जाए तो चोल काल का स्थानीय शासन प्रणाली एक दशा एवं दिशा देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे भारत के गौरवमय इतिहास का। इतना करके हमें छोड़ देना है। तो इतने पॉइंट में आप लिखेंगे और आप देखे होंगे कि मुश्किल से 50-100 शब्द में सबकी व्याख्या हो गई और आसानी से 500 से 600 शब्द पूरा हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब भी लिखें तो एक सीक्वेंस में, एक फॉर्मेटिंग के साथ, पृष्ठभूमि, जानकारी के स्रोत। अब इस क्वेश्चन का डिमांड है समिति, समिति के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता, उस समिति के कार्य और लास्ट में विश्लेषण। क्योंकि यहाँ विश्लेषण का डिमांड है, तब जाकर आपको 40 में से 35 नंबर मिलेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, इस आंसर का सेशन बड़ा अच्छा रहा होगा आपके लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कशन करेंगे, ठीक? ओके, थैंक यू। रुक देयर। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन उठाता हूं कि ये आपको 500 शब्द में लिखना है और मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति के विषय में दे रहा है। केवल उसकी कई योजनाएं हैं, लगभग 5 योजनाएं हैं, उस 5 योजना में से एक योजना पूछ रहा है। सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं। उस 5 में से एक योजना को आपको 500 शब्द में लिखना है। तो अब यहां पर आपका राइटिंग स्किल महत्वपूर्ण होगा इंफॉर्मेशन के साथ साथ, और उस राइटिंग स्किल के आधार पर ही आप इसको शब्द सीमा तक लेकर जाएंगे। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन का सामना आपसे हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको सीखने के लिए, और झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए और इसके लिए तैयार भी होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। फिर अब यही स्किल मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम उन शब्द सीमा तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेटिंग, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम यहां पर इसकी एक भूमिका लेंगे। भूमिका के साथ इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। भूमिका लेंगे, भूमिका के साथ पृष्ठभूमि, फिर सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण। अब विषय वस्तु पर आ जाएंगे।
सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण। फिर जैसा कि आप जानते हैं ये योजना बहुत सफल नहीं हुआ, इसलिए सांकेतिक मुद्रा योजना के असफलता के कारण फिर लास्ट में हम परीक्षण करेंगे। दिया है ना कि परीक्षण कीजिए, फिर हम आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। एक भी पहलू को नहीं छोड़ना है। लास्ट में हम परीक्षण करेंगे। अब आप देखिए इतने पहलू के अंतर्गत ये चैप्टर आपको, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अगर इतने पहलू के अंतर्गत आप चलते हैं लेकर तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और एकदम सीक्वेंस में हो जाएगा। तो थोड़ा सा भूमिका बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक का। तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक है जो सत्ता में आता है और सत्ता में आने के बाद वह मुख्य रूप से देखेंगे तो 4-5 योजनाओं का अनुसरण करता है, 5 योजनाएं लागू करता है। आप चाहे तो उसको सीक्वेंस में लिख कर दिखा भी सकते हैं कि वो योजना कौन कौन सी है। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, आपको यहां पर लिखना होगा भूमिका में। वो योजना है दोआब में कर वृद्धि, पहला। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा। चौथा, खुरासान अभियान। और लास्ट है कराचील अभियान। ये 5 योजनाओं को बताना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित 5 योजनाओं को जारी किया। उन्हीं में से एक योजना जो उसकी बड़ी महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसको सांकेतिक मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है। यह सांकेतिक मुद्रा योजना वो 1300 लगभग 1329-30 ईस्वी में जारी किया था। कितने में किया था? 1329-30 ईस्वी में जारी किया था। ठीक, अब ये आपकी एक भूमिका हो जाएगी। अब इससे ये एग्जामिनर को लगेगा कि इसको केवल ये नहीं पता है बल्कि सीक्वेंस में जोड़कर उसके सारी योजनाओं को ये जानता है और उन्हीं में से एक योजना का ये विश्लेषण अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन यह कर भी रहा है। ठीक, तो इस तरह से इसको आपको बताना होगा। अब हम आते हैं पृष्ठभूमि पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि क्या है, जरा इसको देख लीजिए। पृष्ठभूमि, जहां तक पृष्ठभूमि का सवाल है तो सबसे पहले आप यही बताएंगे सांकेतिक मुद्रा का अर्थ क्या है। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ क्या है? सांकेतिक मुद्रा का यहां पर अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में एमबीटी भी कहा जाता है, एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना और चांदी के मुद्रा के स्थान पर उसी मूल्य के, उसी परचेजिंग पावर के मूल्य के बराबर एक नवीन कांसे या तांबे का मुद्रा जारी किया, जिसको सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी कहा
जाता था। इस मुद्रा प्रणाली को जारी करने के क्रम में उसने स्पष्ट कर दिया था कि इस मुद्रा का वैल्यू, महत्व, परचेजिंग पावर उतना ही होगा जितना तांबा और सोना के जितना चांदी और सोना के सिक्कों का होता है, विशेषकर चांदी के सिक्कों का होता था। इस तरह से उसने एक सांकेतिक मुद्रा प्रणाली स्थापित की। अब यहां पर पुनः वही प्रश्न है कि क्यों जारी किया, तो यहां पर हम उसको देखेंगे। अगला पॉइंट आएगा हमारा कि सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण क्या थे। अब ये पहलू हम देखेंगे, सांकेतिक मुद्रा के जारी करने के कारण। इसके निम्नलिखित कई कारण हैं। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण, ठीक। तो सबसे पहला जो सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे का कारण है वो है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। पहला कारण माना जाता है इतिहास में कि उसकी जो राजनीतिक सामरिक महत्वाकांक्षा थी। राजनीतिक या सामरिक महत्वाकांक्षा, ये क्या है राजनीतिक या सामरिक महत्वाकांक्षा, जरा इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे है, क्या है। तो जो राजनीतिक या सामरिक महत्वाकांक्षा है उसके अंतर्गत ये था कि सुल्तान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ठीक है। और उस विस्तार करने के क्रम में वह बड़े स्तर पर अपने सेना का संगठन किया, सेना की नियुक्ति की, और उस सेना की नियुक्ति के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। और उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह एक नई मुद्रा जारी किया जिसका प्रसार आसानी से किया जा सके और बड़े स्तर पर मुद्रा को ढाला जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई मुद्रा प्रणाली को जारी किया था। यह पहला कारण माना जाता है। दूसरा कारण है चांदी का अभाव। चांदी का अभाव, यह दूसरा कारण है। एक इतिहासकार है गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन कहते हैं कि इस समय चांदी का अभाव केवल भारत में नहीं था बल्कि विश्व स्तर पर चांदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइसिस आ गया था, अभाव स्थापित हो गया था। और इस संकट से बचने के लिए सुल्तान ने एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया था कि हम चांदी के मुद्रा के स्थान पर उसी वैल्यू के, उसी मूल्य के अलग मुद्रा जारी कर दे जिसके धातु हमारे पास आसानी से उपलब्ध है, वो थे तांबा या कांसा, ठीक। और ये बहुत ही प्रगतिशील और स्वाभाविक कदम था, क्योंकि वो क्या रहा था, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी क्राइसिस पहले आ गई थी, भारत में बाद में ये क्राइसिस आई। तो भारत के मुद्रा को व्यापारी ले जाते थे यहां से, और वो वहां से यहां पर लेकर नहीं आते थे। इस तरह से अगर इस तरह की प्रक्रिया चलती तो बहुत जल्दी भारत के खजाना से चांदी खाली हो सकती थी। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए इसने चांदी को होल्ड करने के साथ साथ उसको भंडारित करने के लिए अलग मुद्रा जारी किया जो टोकन करेंसी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सुल्तान था उसको नवीन प्रयोगों में बड़ी रुचि थी, विभिन्न प्रकार के नियमित नवीन प्रयोग करने का वह आदी था। उसको नवीन प्रयोगों में रुचि थी।
और इसी नवीन प्रयोग करने के क्रम में वह कई सोने के चांदी के सिक्के जारी कर चुके थे। सोना का दिनार नामक सिक्का, चांदी का अदली नामक सिक्का ऑलरेडी वो जारी कर चुका था। उसी तरह से सोचा कि क्यों न एक अलग प्रयोग किया जाए, और यह प्रयोग बेहतर भी है और यह समय की आवश्यकता के अनुकूल भी है। तो उसकी रुचि भी थी, और होता है ना आदमी का क्यूरियोसिटी, आप जानते हैं कि आदमी का जो क्यूरियोसिटी होता है, जो उसकी व्यक्तिगत रुचि होती है, जो उसके अंदर का कीड़ा होता है कुछ नवीन करने का, वो खींचता है अपने तरफ कि कुछ करो कुछ करो, और ये आदमी करते ही रहता है। आप देखे होंगे कि उस क्रम में कभी कभी ये होता है कि जो नवीन करता है वो उसके आगे के परिणाम, उसके साथ आने वाली समस्याएं, इन सब चीजों का पहल करके, उसका निरीक्षण करके करता है, तो वो सक्सेस हो जाता है। कुछ लोग उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल नवीन प्रयोग कर देते हैं और प्रशासन के क्षेत्र में, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। तो उसकी नवीन प्रयोग करने की जो रुचि थी वो भी नवीन सिक्का जारी करने के लिए एक कारण मानी जाती है। ठीक है, और ये भी है कि ये पहला ऐसा घटना नहीं है विश्व इतिहास में जो इन्होंने ही नवीन सिक्का जारी किया था। कई और भी लोग थे जिससे ये प्रेरणा लिए थे, जिसमें चीन, फारस के शासक, जिसमें चीन एवं फारस के शासक का ये अनुकरण किए। इनसे भी, क्योंकि इनसे पहले चीन का शासक, फारस का शासक नवीन सिक्का जारी कर चुके थे, और इन नवीन सिक्कों में चीन और फारस के शासक सफल भी रहे थे। तो इसने सोचा क्यों ना हम भी करें। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार करने जा रहे हैं, हमारे से पहले भी ऐसा हो चुका है और उसका रिजल्ट भी है। चीन का शासक तो कागज का सिक्का जारी करके सफल हो गया था, चीन का शासक तो कागज से सफल हो गया था, तो हम भी हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने कई महत्वपूर्ण कारणों से प्रेरित होकर ये एक महत्वपूर्ण पहल किए, जिसको सांकेतिक मुद्रा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल है कि ये तो पहल बड़ा अच्छा है, फिर असफल क्यों हो गया। सवाल ये नहीं है कि आप जारी कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए पहल कर रहे हैं। सवाल ये यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितना बेहतर है, उसका रिजल्ट जनता को लेकर कितना बेहतर है। तो उसको जरा देखते हैं कि योजना की असफलता के कारण। योजना के असफलता के कारण, ये यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण। तो एक इकोनॉमी का नियम है, एक इकोनॉमी के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका सिद्धांत है जिसको ग्रेसिम का सिद्धांत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां पे ग्रेसिम का नियम लगा। किसका नियम लगा था? ग्रेसिम का नियम। ग्रेसिम का नियम यह कहता है कि बाजार में अच्छी वस्तुएं और बुरी वस्तुएं दो प्रकार के होती हैं। बुरी वस्तुएं अच्छी वस्तुओं को, या बुरी मुद्रा, नकली मुद्रा अच्छी मुद्रा को, असली मुद्रा को मार्केट से शीघ्र ही बाहर कर देता है। यहां भी यही हुआ। अब कैसे? तो शासक की जो पहली गलती थी वो ये थी कि उसने सांकेतिक मुद्रा तो जारी किया, पहल बहुत अच्छी है, ठीक है, समय का डिमांड भी है, अकॉर्डिंग टू टाइम होना भी चाहिए, लेकिन उसने उस पर नियंत्रण करने के लिए जो अपनी मशीनरीज बैठाना चाहिए था वो उसको नहीं बैठाया। अब उसने कोई अलग से संकेत नहीं रखा, कोई अलग से सिंबल, प्रतीक, चिन्ह इत्यादि नहीं रखा, जिससे आसानी से उस राजकीय मुद्रा का लोग नकल कर ले गए। और नकल करने का परिणाम यह निकला कि हर घर में एक टकसाल यानी मिंट हाउस, जहां पे मुद्रा ढाला जाता है, वो टकसाल बन गया। जियाउद्दीन बर्नी अफसोस प्रकट करते हुए लिखता है अपने तारीख फिरोजशाही में कि
हर हिंदुओं का घर टकसाल बन गया था। उसको तो इस बात से भी बड़ा दुख है कि हिंदुओं के घर में वो बन रहा है मुद्राएं, फिर भी वो अफसोस करते हुए लिखता है। इससे ये भी एक अर्थ निकाला जा सकता है कि कितने व्यापक स्तर पर उस मुद्रा का, नकली मुद्रा यानी कि नकली मुद्राओं की ढलाई हो रही थी। और स्वाभाविक बात है, जब नकली मुद्रा का ढलाई होगा, सस्ता होगा, आसानी से उपलब्ध होगी, तो वहीं पर ग्रेसिम का नियम लगेगा कि नकली वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं अच्छी वस्तुओं को शीघ्र ही मार्केट से बाहर कर देती। और यहां पर यही सरकार के द्वारा नियंत्रण करने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसलिए यह होना यह चाहिए था कि जो मुद्रा ढालने का एक अधिकार हो केवल शासक के पास होना चाहिए था। मुद्रा जारी करने, मुद्रा के प्रसार करने का जो अधिकार होना चाहिए था, वह अधिकार केवल और केवल राजकीय पदाधिकारी और शासक को होना चाहिए था। और एक नियम होना चाहिए था कि एक दिन में इतना मुद्रा ढाला जाएगा, इस महीने में, इस सप्ताह में इतना मुद्रा का ही प्रसार मार्केट में होगा। यानी मुद्रा की एक जो मिनिमम कटौती होनी चाहिए मार्केट में, क्राइसिस होना चाहिए, तब तो मुद्रा का वैल्यू है। नहीं तो मुद्रा का प्रसार होगा तो वस्तुएं सस्ती होगी, आप एक बोरा मुद्रा लेकर जाएंगे और एक कप चाय पीकर चले आएंगे। और यही हो रहा था यहां। इस तरह से नकली मुद्रा का प्रसार बढ़ गया। और स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक मुद्रा का प्रसार जब मार्केट में हो जाएगा तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, मुद्रा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। और मुद्रा का मूल्य घट गया। ये आलम था मुद्रा का मूल्य में कि आयात निर्यात भारत का प्रभावित हो गया। लोग, व्यापारी भारत का मुद्रा लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थे, यहां पर लाकर अपने वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। आयात घट गया था। इसका परिणाम यह निकला कि बाजार शीघ्र ही दिवालिया के कगार पर चली गई। और उसी का जो अब दे रहा है परीक्षण करिए, उसी का परिणाम यह निकला कि शासक को अपने इस योजना को वापस लेना पड़ गया। और वापस लेने के साथ साथ शासक के द्वारा यह भी किया गया कि जितने भी मार्केट में नकली मुद्राएं थी उन सब को वो वापस लिए और अपने खजाना से असली मुद्रा उन सब लोगों को देना पड़ा। इसका परिणाम निकला कि राजकोष रिक्त हो गया। और जब राजकोष रिक्त हो गया तो स्वाभाविक बात है, राज्य पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके कारण यह योजना असफल हो गई थी। यही योजना की असफलता के कारण है। अब यह सवाल है कि क्या इस योजना के असफलता में या विभिन्न जो योजनाएं थी उसकी असफलता में के कारण ये केवल और केवल शासक है, उसके जड़ में केवल शासक है या कोई और भी? तो स्वाभाविक बात है कि उसकी योजनाएं बड़ी अच्छी थी। यहां पर ही यही परीक्षण करना है। समय के साथ प्रगतिशील थी और कोई भी युग हो, चाहे आज का युग हो चाहे तब का युग हो, प्रगतिशीलता का प्रशंसा होना चाहिए। कुछ इतिहासकार बायस्ड होकर इस तरह से इसको लिख देते हैं कि ये पागल सुल्तान है, विरोधाभास का सम्मिश्रण है। इसके एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि विरोधाभास का सम्मिश्रण है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, बल्कि यह शासक समय के साथ नवीन प्रयोग करने वाला, नवीन ज्ञान विज्ञान में रुचि लेने वाला एक शासक था। प्रजा उस समय की पिछड़ी हुई थी। प्रजा उस समय की योजनाओं को, प्रगतिशीलता को नहीं समझी, उसके महत्व को नहीं समझी और इसका परिणाम निकला कि यह योजना असफल हो गया। उस योजना का दुरुपयोग किया गया। और स्वाभाविक बात है कि जब ग्राउंड लेवल पर, निचले स्तर पर आप योजना का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो कोई भी गवर्नमेंट हो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, डिजिटल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से जनता का इसमें सहयोग आवश्यक होता है, जो जनता का सहयोग नहीं मिला। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन जनता समय के साथ प्रगतिशील नहीं थी जितना योजनाएं प्रगतिशील थी। जनता उसके महत्व को, उसके प्रगतिशीलता को, उसके उपयोगिता को नहीं समझ पाई। इसका परिणाम निकला कि यह योजना असफल हो गई और एक प्रगतिशील शासक, एक अच्छा शासक बैठे बैठाए मूर्ख शासक की कैटेगरी में, श्रेणी में आ गया। तो इस तरह से इसको हमें लिखना था।
ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया है और इसी को आपको बताना था। ठीक, इसी को आपको बताना है, एक एक करके आप फिर से देख लीजिए कि कैसे हमें इसको लिखना है। ठीक, ये है, इसी तरह से फॉर्मेटिंग करना है और एक एक बातों की व्याख्या करते हुए चले जाना है। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर पूरा हो जाए। ठीक, इस तरह से हम बाकी भी क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।